एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री व्लॉग्स पे। मैं दयानंद यादव और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट टॉपिक है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा विजुलाइज करना पड़ता है, चीज़ों को 3D में इमेजिन करना पड़ता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैथ्स यूज़ होती है, इसमें रीजनिंग यूज़ होती है और इसमें लर्निंग डेटा भी आते हैं। हम हमारी अप्रोच को इस तरह से लेके चलेंगे कि आपको जेईई मेन, एडवांस्ड, नीट, बोर्ड्स हर एक लेवल पे जाके आप लोगों को पूरा मज़ा आए। कहीं आप लोगों को ये सोचना नहीं पड़े कि यार ये यहाँ पे एक लेक्चर देखने के जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया इसके बाद भी आप लोगों को कहीं गूगल या फिर आप लोगों को यूट्यूब पे कोई सर्च करना पड़े, इस तरह की नौबत न आए, ऐसा अपन थीम लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट को। वैसे आप लोग जानते हो 11th क्लास में आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था और स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों ने गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं उसी में थर्ड स्टेट की, थर्ड फिजिकल स्टेट एंड विच इज सॉलिड स्टेट। तो चलिए बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है और ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ये एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का और इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है ये है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, हम जनरल लाइफ में जो फिजिकल स्टेट देखते हैं उनमें से एक स्टेट होता है अपना प्लाज्मा, दूसरा स्टेट होता है गैस, तीसरा होता है अपना लिक्विड एंड फोर्थ इज सॉलिड स्टेट। इनमें मोशन के साथ क्या है तो आप ये कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस प्लाज्मा में हाईएस्ट होती है जबकि सॉलिड में मिनिमम होती है। इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, मतलब कोई पार्टिकल कितना फ्री है और मूव करने के लिए। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, सभी पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं। सभी पार्टिकल का मीन्स है यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है। जो कंप्लीट प्लाज्मा स्टेट होती है उसमें सभी न्यूक्लियस, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से फ्री होते हैं, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट प्लाज्मा स्टेट। एक होती है पार्शियल प्लाज्मा स्टेट जिसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ होते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया जाता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी फ्रीली यहाँ पे मूव करते हैं। इन गैसियस स्टेट हमने केटीजी में पढ़ा है कि यहाँ पे पॉइंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या मोलिक्यूल्स जो हैं इनके बीच में किसी भी टाइप के अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेज नहीं होते। इट मीन्स दीज ऑल कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एंड दीज ऑल आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ईच अदर। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है प्लाज्मा से, डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा में कोई एटॉमिक या मोलिकुलर सिस्टम नहीं होता जबकि गैसेज में हर एक मोलिक्यूल या जो एटम है वो एक कंप्लीट सिस्टम है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्री नहीं है। चाहे जैसे O2 मोलिक्यूल्स ले लीजिए तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम वहाँ पे बॉन्डेड है एक दूसरे से और वो पूरा O2 मोलिक्यूल एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज डेवलप होते हैं, ये नेचुरली इनमें पाए जाते हैं। तो इन अट्रैक्शन फोर्सेज की वजह से कोई भी पार्टिकल कंप्लीटली फ्री नहीं होता। मतलब ये क्या है, कंप्लीटली फ्री हैं, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री नहीं होते लेकिन फिर भी ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करते टाइम ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज एक साथ फ्लो करते हैं। जबकि अंतिम स्टेट सॉलिड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते। तो नेवर फ्लो, पार्टिकल कभी फ्लो नहीं करते, रिजिड पोजीशंस होती है और इसीलिए सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है। तो पहली बात तो हमने देखी कि स्टेट्स ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, ये है मोशन पे बेस्ड और मोशन हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब बात ये है कि हमारा सॉलिड स्टेट जो है जिसे हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, इस सॉलिड स्टेट में हमने बात करी कि पार्टिकल्स कभी भी फ्लो नहीं करते, रिजिड होते हैं, अपनी पोजीशंस पे बने रहते हैं, लेकिन ये सभी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऑस्किलेट कर सकते हैं। मतलब ये सभी पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ वाइब्रेशंस होना पॉसिबल है। क्यों ऐसा होता है?
क्यों पार्टिकल्स कहीं कहीं बहुत फ्री होते हैं, कहीं पर ये बहुत रिजिड हो जाते हैं, इसका बेसिक सा जो रीज़न है वो है दो फैक्टर्स। तो देयर आर टू फैक्टर्स विच गवर्न द state of matter. The first is interparticle attraction forces. Interparticle attraction forces, ये फोर्सेज इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करते हैं, और ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उस पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह के फोर्सेज होंगे। सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी एक्चुअल में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो ये जो फैक्टर है ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, और दूसरा वाला जो है ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता है। तो दोनों काउंटर इफेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। कौन डोमिनेटिंग होगा इस पर डिपेंड करेगा स्टेट कौन सा है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर जब सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल जो फोर्सेज हैं, IPF वो IAS वाला नहीं है, ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज आर डोमिनेटिंग ओवर थर्मल एनर्जी, जबकि गैसेज में थर्मल एनर्जी डोमिनेटिंग ओवर इंटर पार्टिकल फोर्सेज। हम आइडियल गैस में मानते हैं कि कोई इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं होते हैं। अब क्या ये स्टेट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है? तो हाँ, हमारा आंसर होगा सभी स्टेट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेज में, गैसेज को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखिए यहाँ पे दो फैक्टर है। पहला फैक्टर जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं तो ऑब्वियसली दूसरे का वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज, मतलब मटेरियल को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने मटेरियल को फिक्स कर दिया। जैसे मैंने O2 गैस ले लिया, रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई खास अट्रैक्शन फोर्सेज डेवलप नहीं होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जब हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी डोमिनेटिंग है ओवर इंटर पार्टिकल फोर्सेज। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी, और एक स्टेट, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब यही ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक दिन आएगा कि O2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें दिखा कि यहाँ पर आते आते थर्मल एनर्जी के कंपेरेटिवली इंटर पार्टिकल फोर्सेज डोमिनेटिंग हो गए हैं। देखिए हमने मटेरियल को कांस्टेंट रखा, इसका मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेज की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया, वो उतने ही गरीब उतने ही पुअर हैं। हमने क्या किया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कंटिन्यूसली डिक्रीज किया। जैसे जैसे आप डिक्रीज करते चले गए तो पार्टिकल्स अब क्या रुक रहे हैं एक दूसरे के पास। जब वो रुक रहे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेज डेवलप हो रहे हैं। जब पार्टिकल्स गैसीय स्टेट में थे, इसका मतलब बहुत तेज़ी से एक दूसरे के आसपास से निकलते थे, मतलब बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये आप ऐसा मान सकते हो कि एक लड़की जो है वो दूसरी ट्रेन में है, एक लड़का इस ट्रेन में, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पास से गुजरी और ऐसे एक झलक मिली और प्यार हो गया, इस तरह से नहीं होता। वो बगल वाली छत पे लगातार देखना पड़ता है कि हाँ इंटरेक्शन हो, बातें हों, है ना, वो थोड़ा मतलब इस तरह से एक प्रोसेस चलेगा तब जाके रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पार्टिकल्स बहुत तेज चल रहे हैं, इनके पास टाइम नहीं है एक दूसरे से मिलने का, इसलिए इनके बीच में इंटरेक्शंस डेवलप नहीं हो पा रहे। इस वाले स्टेट में इंटरेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई है, पार्टिकल्स रुक रहे हैं, इंटरेक्शन डेवलप हो रहे हैं, इसलिए स्टेट कैसा आ गया, सॉलिड स्टेट आ गया। ऐसे ही यहाँ पे मैंने किस फैक्टर को कांस्टेंट रखा, इंटर पार्टिकल फोर्सेज को मैंने कांस्टेंट रखा, थर्मल एनर्जी को मैंने वेरी किया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अलग अलग मटेरियल की बात करें तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, O2 रूम टेम्परेचर पर गैस है, H2O रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जबकि डायमंड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। इन सब के लिए थर्मल एनर्जी फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। तो चेंज किस बात में है? चेंज है मटेरियल में, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेज की स्ट्रेंथ में। हम जानते हैं O2 में वीक डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेज डेवलप होते हैं जो कि बहुत पुअर है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड है, और डायमंड में कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होते हैं, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली
हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल के स्टेट को डिफाइन करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेज किस टाइप के बनेंगे, वो कितने स्ट्रॉन्गर हैं, और यदि वो स्ट्रॉन्गर हैं तो क्या वो थर्मल एनर्जी को ओवरकम कर पा रहे हैं। सेम सब्सटेंस डायमंड को भी आप यदि हीट करोगे तो एक टेम्परेचर आएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट जिस पे लिक्विड फेज में चला जाएगा। ऐसे आप और ज़्यादा हीट करोगे तो एक टेम्परेचर आएगा बॉइलिंग टेम्परेचर जिस पे ये क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये हमने 4 जनरल फिजिकल स्टेट पढ़े, प्लाज्मा, गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड। कुछ और भी स्टेट्स होते हैं जो टिपिकल कंडीशंस में क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, न्यूट्रॉन ग्लूऑन स्टेट। तो इस तरह के स्टेट्स भी होते हैं, लेकिन हम जनरली यहाँ बात कर रहे हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। ये प्लाज्मा स्टेट प्रैक्टिकली हमें कम दिखता है, ये जब बारिश के टाइम में लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे क्रिएट होती है, प्लाज्मा टीवी आप लोगों ने सुना होगा। और ये वो फेजेज हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी सराउंडिंग में देखते हैं। तो चलिए, ये था स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेज, ये डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे प्योर सॉलिड्स के बारे में। जनरली हम लोगों ने पढ़ा होता है सॉलिड रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, पार्टिकल्स जो है फ्लो नहीं करते हैं। तो इन पार्टिकल्स का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा होता होगा, इस बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे हम बेसिस ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। दिस पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। पहली बात, या तो ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, सिस्टेमेटिकली अरेंज हो सकते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे इन्हें हम। यदि ये पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हुए तो हम इन्हें कहेंगे अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स मतलब आप ये कह सकते हो शूडो सॉलिड इन्हें कहते हैं, शूडो सॉलिड्स। इन्हें प्यार से हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये तो वक्त बताएगा, या हम लेक्चर में आगे बात करेंगे। इन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को प्यार से क्रिस्टल सॉलिड्स भी कहा जा सकता है, इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। तो बात करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट, हमने क्लासिफिकेशन ही किस बेसिस पे किया है। यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिफॉर्म्ड अरेंजमेंट होता है, यूनिफॉर्म्ड अरेंजमेंट ऑफ constituent particles may be atoms or molecules or ions, कुछ भी हो सकते हैं। इन लॉन्ग रेंज मतलब परमानेंटली आप लोगों को यही अरेंजमेंट मिलने वाला, आप किसी डायरेक्शन में कहीं चले जाइए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक पूरा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में पार्टिकल्स जो हैं इनका अरेंजमेंट कहीं भी इरेगुलर नहीं होता, ये फिक्स्ड रहता है, ये इसी पैटर्न में बना रहता है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। ये 2D डायग्राम है, आप चाहें तो एक 3D डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे ये 3D डायग्राम बना लिया अपन ने, 3D में भी इवन आपको पार्टिकल्स वैसे ही मिलेंगे जैसा आप लोगों का पैटर्न है। तो एक फिक्स्ड पैटर्न मिलेगा आप लोगों को, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मिलेगा, और इसीलिए इनका नाम है क्रिस्टल सॉलिड। क्रिस्टल मतलब सिस्टमेटिक सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स। इस तरह से हमने एक 3D डायग्राम बनाया। हम देख रहे हैं कि कहीं चले जाओ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप लोगों को सेम ही मिलने वाला है। तो ये है एक प्यारा सा क्रिस्टल सॉलिड। अमोर्फस की बात करें तो हम कहेंगे अमोर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज रहते हैं। इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब आप यूँ मानिए कि कोई पार्टिकल कहीं भी है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पार्टिकल हो सकते हैं, कहीं कहीं बहुत कम पार्टिकल्स हो सकते हैं। कुछ इस तरह का आप डायग्राम यहाँ पे ले सकते हो। कहीं कहीं आप देख रहे हो बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आ गए हैं, कहीं कहीं बहुत दूर दूर तक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इस तरह के रेंडम अरेंजमेंट, कुल मिला के हमें ऑर्डर को कैसा रखना है, रेंडम रखना है। रेंडम अरेंजमेंट को हम प्यार से क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स में कुछ कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट कंपैरेटिवली सिस्टेमेटिक हो। कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हो सकते हैं, दीज स्मॉल पोर्शंस इन्हें शॉर्ट रेंज सॉलिड्स कहते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं, सॉल्ट रेंज सॉलिड्स कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो सॉल्ट रेंज सॉलिड्स, मतलब इनमें कहीं कहीं आप लोगों को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मिल जाएगा, और वो पोर्शन जिसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का, उस छोटे छोटे पोर्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टेलॉइड्स। क्रिस्टेलॉइड्स वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जहाँ पे सिस्टमेटिक पार्ट रहता है, लेकिन ये सॉल्ट रेंज होते हैं। सॉल्ट रेंज मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी दूर में सिस्टमेटिक होता है, ज़्यादातर पार्ट कैसा होता है, रैंडम पार्ट होता है। बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर पे शुगर होती है, केन शुगर, चीनी आप लोगों ने देखा होगा, चीनी के क्यूब बड़े एकदम मस्त वाले एक डिज़ाइन में होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मशीन होती है जिससे उन्हें काटा जाता है, वो नेचुरली वैसे ही बनते हैं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। गुड़ उसका अमॉर्फस सॉलिड है, सेम कंपाउंड का, चीनी का एक कजिन है और वो है गुड़। तो गुड़ को आपने देखा होगा, उसकी सरफेस जो है रफ़ होती है, वो सॉफ्ट होता है कंपेरेटिवली। ये जो है चीनी जो है इसकी स्मूथ सरफेसेज होती है। तो नेक्स्ट आप कह सकते हो कि इनके लिए इनकी स्मूथ सरफेसेज होती है, स्मूथ सरफेसेज होती है, और जब आप इन्हें काटोगे किसी एक शार्प कटर से तो आप लोगों को ये स्मूथ सरफेसेज ही देंगे, जबकि इनकी कंपेरेटिवली रफ सरफेसेज होती है। एक और एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, जैसे मार्बल एंड चौक पाउडर। मार्बल बड़ा सिस्टमेटिक होता है, आपने स्मूथ प्लेन्स देखे होंगे, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक पाउडर है जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, ग्रीन बोर्ड पे, वो स्मूथ इस वाला सरफेस वाला नहीं होता, उसके रफ सरफेसेस होती है। तो पहला हमने कंपैरिजन देखा क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में। ये रियल सॉलिड्स नहीं है और ये इरेगुलर अरेंजमेंट से बनते हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट से बनते हैं। और ये कैसे हैं, ये वो वाले सॉलिड हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश करते हैं, नेक्स्ट क्या इनमें डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस हमने देखा कि ये रेगुलर अरेंजमेंट वाले होते हैं, जबकि इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टल सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों, देखिए आप आराम से समझिएगा। क्रिस्टल सॉलिड हैं तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप लोगों को बड़ा सिस्टमेटिक मिलने वाला है। यदि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप लोगों को सिस्टमेटिक मिलने वाला है तो फिर आप ऐसे सोचिए, मेल्ट करने का मतलब क्या, बॉन्ड तोड़ना। मेल्ट करने का मतलब है बॉन्ड्स तोड़ना। तो आप इसे मेल्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से बॉन्ड तोड़े, पर स्क्वायर वॉल्यूम में, पर स्क्वायर एरिया में या पर क्यूब वॉल्यूम में आप लोगों को फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने को मिलेंगे। मतलब रिक्वायर्ड हीट हमेशा एक जैसी ही रहेगी। जबकि यहाँ हम बात करें तो पार्टिकल्स कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, पार्टिकल्स कहीं कम हो सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, कहीं कहीं जहाँ पे कम बॉन्ड्स हैं वहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। तो कई बार आप लोगों को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, कई बार आप लोगों को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हो कि जैसे अपने आइस का टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, इस पे आके आइस मेल्ट होगी। लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से मिलेंगे 270 टू 280 केल्विन, एक रेंज में, क्योंकि कई बार हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, कई बार लो टेम्परेचर की। ऐसी आप बात कर सकते हो हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूज़न ऑफ 1 मोल सॉलिड। फ्यूज़न मतलब एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसके लिए रिक्वायर्ड हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न प्रोसेस। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स है पर स्क्वायर एरिया में, 2D में देखोगे तो 3D में पर स्क्वायर वॉल्यूम में, तो रिक्वायर्ड हीट भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जैसे 480 किलोजूल पर मोल, तो ये फिक्स्ड है 480 किलोजूल पर मोल, 3500 किलोजूल पर मोल, एकदम फिक्स्ड अमाउंट होती है। लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूज़न भी फिक्स्ड नहीं होती, हीट ऑफ फ्यूज़न भी वेरिएबल होती है। वेरिएबल होने का मतलब ऐसे मिलेगी 450 टू 490 किलो जूल पर मोल, मतलब इस तरह से वेरी करेगी। नेक्स्ट थिंग है हीटिंग कर्व। हीटिंग या आप कूलिंग भी कह सकते हो, हीटिंग या कूलिंग कर्व। तो हीट करने पर क्या होगा या कूल करने पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिस्टल सॉलिड्स में
इरेगुलर कर्व मिलेंगे, जबकि आपको अमॉर्फस सॉलिड में कैसे मिलेंगे, रेगुलर कर्व मिलेंगे। तो ये कैसा होता है, देखिए हीटिंग या कूलिंग कर्व होता क्या है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप यूँ मानिए मैं यहाँ पे क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहा हूँ। पहले एक क्रिस्टल सॉलिड मैंने लिया, इस वाली एक्सिस पे अपन टाइम ले लेते हैं, इस वाली एक्सिस पे अपन टेम्परेचर ले लेते हैं, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। हमने एक सॉलिड को क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने पर उसका टेम्परेचर जो है लगातार इंक्रीज होता चला गया। एक पॉइंट आया जब इसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड हो गया, और इसके बाद एक पॉइंट आया जब वो राइज करना स्टार्ट हुआ। मतलब जब भी आप क्रिस्टल सॉलिड्स को हीट करोगे तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा बाद में भी आता है। ये टेम्परेचर जो है इसका फ्यूजन टेम्परेचर है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन टेम्परेचर है, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्रिस्टल सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो इस पॉइंट टेम्परेचर पे आके अपना जो क्रिस्टल है ये फेज चेंज करने लग गया है। आप लोग जानते हो जब भी कोई सब्सटेंस फेज चेंज करता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस दौरान वो केवल फेज चेंज करता है। फॉर एग्जांपल वाटर, आप ओपन कंटेनर में पानी को लीजिए, बॉईल करना स्टार्ट करिए, पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर आप लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अब आप थर्मामीटर लगा के बैठ जाइए, ओपन कंटेनर में इससे क्रॉस नहीं होगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री आया उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब तक ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 100 डिग्री ही बना रहेगा। इसीलिए हम प्रेशर कुकर लेते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और अंदर का टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ऐसे जैसे ये फ्यूजन टेम्परेचर था, ऐसे ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो ये क्रिस्टल्स में ही होता है। जब आप अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हो तो अमॉर्फस सॉलिड में जब आप हीटिंग कर्व की बात करोगे तो ये टाइम ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए, आप लोगों को कुछ इस तरह के रेगुलर कर्व दिखाई देंगे। ये आप लोगों को एकदम रेगुलर कर्व दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है जिस पे मेल्ट होना है। टेम्परेचर क्या है, एक रेंज में है, और ये टेम्परेचर एक रेंज में है तो स्मूथली ये हीट होता चला जाएगा। कुछ पर्सन मेल्ट हो गया, कुछ फिर बिना मेल्ट के रह गया, फिर बाद में मेल्ट हो गया, तो इस तरह से चलता रहेगा, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं आने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर था ये, मेन डिफरेंस था क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड में। दो डिफरेंस पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला था क्या, इनके रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, इनके यहाँ इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीटिंग और कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व मतलब जस्ट अपोजिट, यहाँ से कूल करना शुरू करिए, कूल होता चला जाएगा। गैसेज को कूल करते हैं, सॉलिड्स को हीट करके हम लिक्विड, लिक्विड से हम क्या बनाते हैं, गैसेज बनाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, और कई बार जो है वो आप लोगों को नीट और जेईई मेन में भी दिखने को मिल जाएगा। एन आइसोट्रॉपिक नेचर, एन आइसो मतलब जो आइसो नहीं है, आइसो का मतलब होता है सेम, और आइसोट्रॉपिक मतलब जो सेम है। क्या सेम है और क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। सोचिए हमारे पास एक क्रिस्टल सॉलिड है, और ये आयोनिक टाइप का क्रिस्टल सॉलिड है। इस आयोनिक टाइप के क्रिस्टल सॉलिड में पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 2D में। अब इस 2D में इसी तरह से इसका एक 2D डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, आप लोगों को दिख रहे होंगे। दो तरह के पार्टिकल्स यहाँ भी ले लेते हैं, प्लस माइनस की तरह, क्रॉस एंड डॉट पार्टिकल्स। एक पार्टिकल क्रॉस है, एक पार्टिकल डॉट पार्टिकल है। हमने पढ़ा एन आइसो मतलब सेम नहीं है, आइसो मतलब सेम है। क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे ही अपने पास जो नेक्स्ट है वो है कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो ये प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए
अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल एंड अमोर्फस के लिए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन या कंडक्टिविटी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी डायरेक्शंस पर डिपेंड करता है। तो हमने क्रिस्टल सॉलिड लिया, अज्यूम दैट हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना शुरू किया, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आया x1, एक और डायरेक्शन में हमने इसे मेजर किया और मैग्नीट्यूड आया x2। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो x1 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, जैसे आप डायरेक्शन चेंज करते हो ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब एक तरफ केवल माइनस एक तरफ केवल प्लस, इतना ड्रास्टिक चेंज। इसका मतलब x1 नेवर इक्वल टू x2। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज क्वाइट डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन केस ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स। ये ढीठ है, ये हर जगह एक जैसे, ये कहीं चले जाओ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर जगह आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली नियरली सेम x1 x2 x3 मिलेंगे, क्योंकि इन पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज में जाके नियरली सेम रैंडम अरेंजमेंट है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल properties like refractive index, conductivity is quite different in different directions, इसीलिए नाम पड़ा एन आइसोट्रॉपिक, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस मैग्नीट्यूड इज नियरली सेम इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब ये मैग्नीट्यूड जो है नियरली सेम रहेगा, इसीलिए इनका नाम पड़ा आइसोट्रॉपिक। तो ये था नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो आगे हम बात करेंगे, हम शुरू में कह रहे थे कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू, दीज आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स, और क्रिस्टल रियली ट्रू सॉलिड्स हैं। क्यों? इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचिए हमारे पास एक SiO2 लिक्विड है, SiO2 लिक्विड को हम क्या करें, एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब धीरे धीरे ठंडा करना, इससे पार्टिकल्स अपने अपनी जगहों पे सही से सेट हो जाते हैं और इससे क्रिस्टल सॉलिड बनता है जिसे हम कहते हैं क्वार्ट्ज। यदि हम इसे सुपर कूल कर दें, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सुपर कूल का मतलब समझ लेते हैं कि टेम्परेचर को 0 केल्विन की तरफ लेके जाना, ऐसा नहीं है। सुपर कूल का मतलब अचानक से सडन चेंज इन टेम्परेचर, अचानक से टेम्परेचर को बहुत डिक्रीज कर देना, इससे बनता है ग्लास, और ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक, बात यह है कि यहाँ पे सेम हमारे पास सब्सटेंस था, मतलब फॉर्मूला इसका भी SiO2 सॉलिड ही है, फॉर्मूला इसका भी SiO2 सॉलिड ही है। बात ये कि ये क्रिस्टलाइजेशन से बना और ये सुपर कूलिंग से बना। इसका डिफरेंस आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हो। मूवी देखने हम लोग जाते हैं तो एक सिस्टम होता है कि आप एक टिकट लेते हो, 200-300 लोग एक ऑडिटोरियम या हॉल में जाके बैठते हैं, सब बड़ा सिस्टमेटिक अपने अपने सीट नंबर पे जा के बैठते हैं। इट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, सब लोग प्यार से धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। सोचिए वहाँ पे बाहर गैलरी में जो है इंटरवल में 150 लोग बाहर खड़े हैं, अचानक से कोई हवाई फायर करे ठैं ठैं और कहे कि भैया जहाँ जो है वो फ्रीज हो जाए, तो इस स्टेट में आप अपना सीट नंबर नहीं ढूंढ रहे होंगे, जान बचा रहे होंगे। इट इज़ कॉल्ड सुपर कूलिंग, यही डिफरेंस है। सुपर कूलिंग का मतलब जो भी आपका सॉलिड, जो भी पार्टिकल्स थे उन्हें अचानक से टेम्परेचर में इतना चेंज मिला कि जो जहाँ था वहीं फ्रीज हो गया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब धीरे धीरे सब अपनी अपनी जगहों पे सेटल हुए। बात चल रही थी कि सुपर कोल्ड लिक्विड, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो विथ टाइम, ये टाइम के साथ फ्लो करते हैं। अब भैया हमने तो खिड़कियां लगवा रखी है, हमारी खिड़कियां तो बह के गई ही नहीं, फ्लो कर ही नहीं रही। ऐसा नहीं है कि आज आपने ग्लास लगाया खिड़की पर और कल खिड़की का ग्लास बह के चला गया, ऐसा इतना फ्लो नहीं होता। ये इतना स्लो होता है कि आप लोगों को मेजर करने के लिए बहुत साल चाहिए होंगे। यदि बहुत पुराना कोई ग्लास है, 50-60 साल पुराना, तो उसको आप मिलीमीटर से भी बहुत छोटे आप मतलब किसी पैरामीटर से देखोगे तो उसकी विड्थ नीचे से थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऊपर से थोड़ा सा वो पतला हो जाता है। लेकिन
साइंस में रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि भैया यदि सीट मिल रही है 580 पे और आपके 579 है तो भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसको बेचारे को ले लो यार, इसका तो एक ही नंबर है। यहाँ फिक्स्ड है, या तो कोई फेल होता है या पास होता है या सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। सेम ईयर कि इस वाले सॉलिड ने हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया। सॉलिड की डेफिनेशन है जहाँ पे पार्टिकल्स को फ्लो नहीं करना चाहिए, यहाँ पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, भैया नहीं, ये सॉलिड नहीं है, इसीलिए इन्हें हम सॉलिड्स की कैटेगरी में नहीं रखते। अमॉर्फस सॉलिड्स में ही ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स फ्लो करते हैं विद टाइम, इसीलिए हम इन्हें किस में रखते हैं, सूडो सॉलिड्स में, या फिर आप प्यार से इन्हें क्या कह सकते हो, सुपर कोल्ड लिक्विड्स। चलिए अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि दुनिया में करोड़ों लाखों सॉलिड है, हम कैसे याद करेंगे इतने सारे सॉलिड्स को, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन क्रिस्टल है या फिर कौन अमॉर्फस है। तो बड़ा ट्रिकी है। आप लोग एग्जाम्पल्स के लिए क्या कर सकते हो, मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को यहीं पे लर्न करा दूंगा, बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला है ऑल मेटेलिक सॉलिड्स आर क्रिस्टल्स। ऑल मेटेलिक सॉलिड्स आर क्रिस्टल्स मतलब कोई आपको कहे कि भैया एक मेटल है, जैसे आपको कहे सोना, चांदी, है ना, मोना तो नहीं है अपना कोई मेटल, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, इस तरह का कोई भी मेटल ले लो, सस्ता महंगा जो आपका मन करे। मैं तो महंगे वाले लूँगा, आप सस्ते वाले ले लेना। लेकिन दुनिया के जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, सभी के सभी क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई कहे कि यार ये एक्सेप्शन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही आप लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हो सेकेंड, और आप कह सकते हो ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टल्स। अब कोई कहे बताओ NaCl कैसा, हाँ भैया सॉलिड है, कैसा, क्रिस्टल सॉलिड है। कोई कहे कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, भैया क्रिस्टल सॉलिड है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के दो फॉर्म होते हैं भैया, कौन कौन से, एक होता है मार्बल। अब मार्बल कैसा है, क्रिस्टल सॉलिड है, और ये नहीं दिखे तब भी क्रिस्टल सॉलिड है। और चौक पाउडर ले लीजिए आप लोग, चौक पाउडर कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भैया, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जनरली कोई कहे KCl कैसा है, भैया क्रिस्टल सॉलिड है। ऐसे ही कोई कहे कि सभी ऑल एटॉमिक सॉलिड्स आर क्रिस्टल्स, सभी के सभी एटॉमिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, लेकिन यहाँ भी लोचा है। जैसे कार्बन सॉलिड में आप लोग लोगे तो ग्रेफाइट, डायमंड, ये फुलरिन, ये सब क्या होते हैं, डायमंड, फुलरिन, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। जबकि आप चारकोल ले लीजिए, कोल ले लीजिए, ये सब कैसे होते हैं, ये सब अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ये दूसरी बात, अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए एकदम फिक्स्ड है, ऑल पॉलीमर्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स। ऑल पॉलीमर्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स। अब कोई सा भी ले लीजिए, रबर ले लीजिए, नेचुरल रबर ले लीजिए, वल्केनाइज्ड रबर ले लीजिए, पॉलीइथीन ले लीजिए, PVC का पाइप ले लीजिए, कैसा भी कितना भी सुंदर दिखता हो, जैसे आपका AC का कवर लगता है क्रिस्टल सॉलिड, स्मूथ सरफेस है, नहीं भैया, वो बेकेलाइट है। चाहे बेकेलाइट ले लो, चाहे आप लोग PVC ले लो, चाहे आप लोग सेलुलोज ले लो, चाहे नेचुरल हो, चाहे आप लोगों का कैसा हो, वो सिंथेटिक हो, यदि वो पॉलीमर है तो फिर वो कैसा होगा, अमॉर्फस सॉलिड होगा। कुल मिला के हमारा जो क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड है, इसे यदि आप समराइज करोगे तो हमने क्रिस्टल के लिए पढ़ा था रेगुलर अरेंजमेंट, और हमने पढ़ा था कि वहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे शार्प होते हैं, स्मूथ यहाँ पे सरफेसेज होती है, इरेगुलर कर्व होते हैं। इरेगुलर कर्व कौन से, कूलिंग या हीटिंग कर्व। नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। और नेक्स्ट हमने बात करी कि ये क्रिस्टल सॉलिड्स जो हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। बस इसका जस्ट अपोजिट वहाँ देख लीजिए, अमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं, इनमें कूलिंग कर्व रेगुलर आते हैं। इसके अलावा ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हो ये सभी के सभी पॉलीमर इस तरह के सॉलिड होते हैं, और इन्हें हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते, ये सूडो सॉलिड हैं। इसके अलावा इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड्स का एक रिव्यू। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने बात करी कि
क्रिस्टल सॉलिड ही रियल सॉलिड हैं, ट्रू सॉलिड हैं, तो हमें फिर क्रिस्टल सॉलिड को ही कंटिन्यू करना है। इस पूरे चैप्टर में हम क्रिस्टल सॉलिड्स को ही पढ़ेंगे, वो कैसे कैसे होते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पूरी डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं? मैंने कहा कि हर एक क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है, और इस वाले क्लासिफिकेशन का बेसिस है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इंटर पार्टिकल आईएमएफ बोल दीजिए, आईपीएफ बोल दीजिए, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज। दो बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज क्या है। इस बेसिस पे ये 4 टाइप के होते हैं। वेरी फर्स्ट टाइप होता है अपना मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेटल, एटम्स और आयंस। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज कैसे होंगे? दीज आर आल्सो मेटेलिक बॉन्ड्स। अब देखिए, मेटेलिक बॉन्ड को थोड़ा समझा देता हूँ। मेटल का मतलब है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो एन इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कर्नेल। ये वो आर्मी वाला कर्नल नहीं है। ये कर्नेल्स क्या करती है? 3D में एक क्रिस्टल लैटिस बनाती है बाय वेरिएबल वैलेंसीज। तो मतलब ये कर्नेल्स के बीच में पाए जाते हैं वेरिएबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। इन कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू ये एक नेटवर्क बनाती है, और इस सिस्टेमेटिक नेटवर्क को हम प्यार से कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ आवारा घूमते हैं। कुल मिला के हम ये कहते हैं एक मेटल वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है, और इस समुद्र में गोते लगा रहा होता है एक लैटिस कर्नेल्स का। इसी स्ट्रक्चर से हम लोग मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड करंट के, ये सोनोरस होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ETC सारी प्रॉपर्टी हम इसी से समझाते हैं। ये आप लोग 8, 9, 10 में खूब पढ़ चुके, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो ये है मेटेलिक सॉलिड। अब कोई कहे भैया एग्जाम्पल, तो मैं तो देखो महंगे वाले एग्जाम्पल लूँगा, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एक सस्ता आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। इस तरह से ये मेटेलिक सॉलिड्स हो गए। दूसरे टाइप के हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे आयंस, एंड आयंस में भी कैटायन और एनायन। इंटर पार्टिकल जो फोर्सेज हैं वो होंगे आयोनिक, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में हर एक सोडियम 6 क्लोराइड से सराउंडेड रहता है, हर एक क्लोराइड 6 सोडियम से सराउंडेड रहता है। ये 2D स्ट्रक्चर है। इसी चैप्टर में 3D स्ट्रक्चर पढ़ने को भी मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आयंस को कुछ इस तरह से 3D में अरेंज किया जाता है कि इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, मिनिमम क्या हो, रिपल्सन फोर्सेज हो। आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ETC। इस तरह की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। नेक्स्ट अपना जो टाइप है प्यारों वो है एटॉमिक। एटॉमिक को प्यार से लोग कहते हैं नेटवर्क, नेटवर्क को प्यार से हम कहते हैं कोवैलेंट। ये सब एक ही टाइप है, कोवैलेंट सॉलिड। नाम से ही सब पता चल जाता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, एटम्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा एटॉमिक। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होंगे वो कौन से होंगे, कोवैलेंट होंगे, और नेटवर्क ये बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, ये सब इसी के एग्जांपल है। SiO2। यहाँ पे क्या होता है, सभी एटम्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, तो एटम्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। यदि 1 to 1 कंपेयर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कंट्रोवर्शियल है, लोग गलत कहते हैं इसमें। 1 to 1 कंपेयर करिएगा तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड कोवैलेंट होता है। इसीलिए ये एटॉमिक सॉलिड दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजिड, सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। तो एग्जांपल है SiO2, क्वार्ट्ज, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट और कार्बोरंडम, इस तरह के एग्जांपल्स इसमें होते हैं। फोर्थ जो अपना टाइप है ये है मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही काफ़ी है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, मोलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, मोलिक्यूल्स। इंटर पार्टिकल फोर्सेज होंगे फिजिकल बॉन्ड्स। ये सबसे पुअर बॉन्ड्स होते हैं प्यारों,
तो इसका मतलब मोलिकुलर सॉलिड हमारी दुनिया के सबसे गरीब सॉलिड हैं, जो सॉफ्ट होते होंगे, जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होते होंगे। देखिए मॉलिक्यूल 3 तरह के होते हैं, इसीलिए इसे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। यदि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम बात करें SO2, NO2, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से सॉलिड स्टेट में इनके पार्टिकल्स के बीच में पाए जाते हैं डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज। कौन से? डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरे तरह के जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आप ले लीजिए O2, N2। इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स में टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होता है जब इनका सॉलिडिफिकेशन होता है, इनमें परमानेंट कुछ नहीं होता है। इन्हीं बॉन्ड्स की ज़्यादा डिटेल आप लोगों को गैसीय स्टेट में मिल जाएगी, यहाँ मोटा मोटी बात कर रहे हैं। तो इनमें डाइपोल कन्वर्ट होते हैं, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है O2, N2, इनमें टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होता है, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं इन्हें हम कहते हैं लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेज। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल, जिनमें H बॉन्ड बन सकता हो, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल HF, फॉर एग्जांपल अमोनिया, जिनमें मॉलिक्यूल्स में क्या होता हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी हो। क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में केवल फिजिकल बॉन्ड्स डेवलप हो रहे हैं बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसीलिए ये सबसे पुरेस्ट बॉन्ड होने की वजह से ये लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स हैं। और इनमें ज़्यादातर एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है, रूम टेम्परेचर पर गैसेज होती है, वो एग्जाम्पल लिए हैं। गैसेज या लिक्विड, वाटर लिक्विड है, O2, N2, SO2, NO2, ये रूम टेम्परेचर पर गैसेज है। ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो टेम्परेचर होता होगा। ये सबसे पुअर गरीब सॉलिड है, क्योंकि इनमें इंट्रैक्शन फोर्सेज सबसे पोरेस्ट हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं एटॉमिक में मेटेलिक एंड आयोनिक, इसके इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। तो कुल मिला के 4 तरह के क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं। ये थी कुछ सामान्य बातें क्रिस्टल सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की। आगे हम बात करेंगे कि क्रिस्टल सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, तो इसी पे आ जाते हैं सीधा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब हमारे पास तो क्या होता है, कॉपी होती है, चाहे बोर्ड होता है, सब 2D होते हैं। वैसे एनिमेशंस आप लोगों को देखने को खूब मिल जाएंगे, लेकिन फाइनली एग्जाम में तो 2D डायग्राम ही आएगा। तो हमें एक 3 डायमेंशनल बहुत बड़े क्रिस्टल सॉलिड को समझना है, और हमारे पास छोटा सा एक स्पेस होता है। तो हम कैसे समझेंगे, तो हम क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले हमारा जो पार्टिकल है, हम ऐसा मानते हैं कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, आर अज्यूम्ड स्फेरिकल। मतलब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हर एक पार्टिकल को कैसा मान लेते हैं, स्फेरिकल मान लेते हैं, चाहे उसकी जियोमेट्री कुछ भी रही हो, चाहे उसकी शेप कुछ भी रही हो। और हर एक स्फेयर का एक जो सेंट्रल पार्ट है वो होता है उसका सेंटर ऑफ मास, न्यूक्लियर पार्ट। हम हर एक स्फेयर को भी फाइनली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डॉट इज कॉल्ड लैटिस साइट, और प्यार से कई बार इसे क्रिस्टल पॉइंट भी कहते हैं, क्रिस्टल पॉइंट या लैटिस साइट। एक्चुअल में लैटिस साइट उस पार्टिकल के किसे रिप्रेजेंट करती है, उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। तो आज से हमारी दुनिया का जो पार्टिकल, मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट, आयन, एटम जैसा भी रहा हो, काला, पीला, हरा, नीला, मोटा, ताज़ा, है ना, लंबा, जैसा भी हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसा होगा, एक डॉट से रिप्रेजेंट होगा। अब इन डॉट्स को हम क्या करते हैं, उनके स्पेस के अरेंजमेंट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रियली जो उनका अरेंजमेंट होता है, और इन्हें आपस में ज्वाइन करवा देते हैं ताकि एक जियोमेट्री हमें समझ में आ जाए। जब तक ज्वाइन नहीं करोगे आपको जियोमेट्री समझ में नहीं आएगी कि रियली पार्टिकल्स का स्पेस में अरेंजमेंट है कैसा। तो हमने क्या किया, हर एक पार्टिकल को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया, और फाइनली उन सभी डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हमें
ये बेनिफिट मिला कि हम रियल जियोमेट्री उसकी समझ पा रहे हैं। जैसे ये स्क्वायर स्क्वायर जैसे बन रहे हैं, ये इसकी जियोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे एक 2D डायग्राम बना रहा हूँ इनिशियली। इस 2D डायग्राम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस 2D डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लैटिस साइड्स को या क्रिस्टल पॉइंट्स को या पार्टिकल्स को ज्वाइन करने से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये थोड़े बड़े छोटे बन गए होंगे, लेकिन रियली सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस साइड्स। इन्हें हम प्यार से लैटिस साइड्स कहते हैं। एक खास बात होती है कि यदि आपका क्रिस्टल, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है पूरे, आप किसी भी लॉन्ग रेंज में कहीं भी जाओगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे किसी एक स्मॉलेस्ट पार्ट को देखिएगा, जैसे आप इस वाले स्मॉलेस्ट पार्ट को देखिए। इस स्मॉलेस्ट पार्ट को आप रिपीट होते हुए देख रहे हो किसी भी डायरेक्शन में। द स्मॉलेस्ट पार्ट विच क्रिएट होल क्रिस्टल लैटिस बाय रिपीटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? which can create whole crystal lattice by repetition in all directions। इसे प्यार से हम कहते हैं यूनिट सेल। यही रिप्रेजेंट होता है हर जगह। ऐसी ही एक खास बात है कि किसी एक पार्टिकल को देखिए, एक पार्टिकल को अज्यूम कर ली, जैसे मैंने सेंट्रल पार्टिकल को अज्यूम कर लिया। इससे एक्स एक्सिस पे पार्टिकल की डिस्टेंस मान लेते हैं a है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है? b। एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में एक एंगल है थीटा। तो ये a b एंड थीटा, a एंड b आर कॉल्ड एक्सियल लेंथ। इन्हें हम कहते हैं एक्सियल लेंथ। थीटा यहाँ पे क्या है? प्लेन, एंगुलर प्लेन या प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल। तो यदि हम यूनिट सेल में कोई चेंज करें तो कैसे करेंगे? मतलब हमें एक डिफरेंट नई यूनिट सेल चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि यार ये यूनिट सेल जो है ये इसी तरह की नए हो, अलग अलग क्रिस्टल्स में, क्योंकि अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। किसी में क्यूब बन सकते हैं, किसी में रेक्टेंगल बन सकते हैं, किसी में हेक्सागन बन सकते हैं, किसी में रोम्बिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पैरेललोग्राम बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। तो क्या डिफरेंट होगा? मतलब देखो पार्टिकल ऐसी रहेगा, पॉइंट ही रहेगा, लाइन्स ऐसी रहेगी, डिफरेंस आएगा तो ए बी एंड थीटा में आएगा। ए बी एंड थीटा में चेंजेस करने से हमें वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। देन दीज ए बी एंड थीटा आर व्हाट? दीज आर पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल बोल दीजिए, यूनिट सेल बोल दीजिए, यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हर एक यूनिट सेल के पैरामीटर दूसरी यूनिट सेल से एग्जैक्टली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी क्या कहता है मेरे प्यारों? सभी 2D में सिखा रहा हूँ, इसी को हम 3D में भी देखेंगे। चीज़ें सेम रहेगी, चाहे 2D हो चाहे 3D हो। 3D में एक्सिस और एंगल थोड़े बढ़ जाएंगे। लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी कहता है कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल शुड बी सेम और आइडेंटिकल इन ऑल यूनिट सेल्स। सभी यूनिट सेल्स में, एक क्रिस्टल के अंदर सभी के सभी यूनिट सेल्स में सेल पैरामीटर आइडेंटिकल होने चाहिए। यदि यह यूनिट सेल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये फिर अमॉर्फस सॉलिड है, इट इज नॉट क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब भैया सेम स्ट्रक्चर इनफाइनाइट तक, सेम स्ट्रक्चर मतलब सेम यूनिट सेल ही हर जगह होना चाहिए। इसका मतलब क्रिस्टल केवल वही है जिसमें यूनिट सेल्स में हमेशा आइडेंटिकल पैरामीटर्स रहते हैं, चाहे लेंथ हो चाहे एंगल्स हो। नेक्स्ट बात करेंगे कि देयर शुड बी नो गैप और इंटरवल बिटवीन यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के बीच में इंटरवल या गैप नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो क्रिस्टल टूट जाएगा।
डेविएशन आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, सब कंटिन्यूअस है। तो 2D में मैंने आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें एक बारगी के लिए सिखा दी है। 2D में मैंने कह दिया कि हाँ भाई ये पॉइंट है, इन्हें लैटिस साइट कहते हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें पूरा जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जो रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल को बनाता है वो यूनिट सेल है। क्रिस्टलोग्राफी का लॉ कहता है कि ये लेंथ, थीटा, ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए हर एक यूनिट सेल में। 3D में जाने से क्या चेंज होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 3D में चलते हैं। 3D में चलने से क्या होगा, देखिए इसी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यही आप लोगों को 3D में दिखने लगेगी। तो आपको 3D का वाला चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दिए और अब मैं इसे नए सिरे से देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक और लेयर बना दी इसके ऊपर, और एक और लेयर बनाने से अब ये ओवरऑल हमें 3 डायमेंशनल दिखने लगेगा। थोड़ी ही देर में ये जादू जो है अपन कर लेंगे, इसके 3D बना देंगे। यूँ बना दिया अपन ने, लाइनें खींच दीजिए। डॉट डॉट जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ये सब वही क्रिस्टल लैटिस साइट्स हैं, और ये लाइन से इन्हें ज्वाइन करके इनकी जियोमेट्री को डिसाइड करती है। फाइनली वी गॉट द 3 डायमेंशनल लैटिस। ये है आपका प्यारा सुंदर नन्हा सा बेहद खूबसूरत सा लैटिस। ये देखिए लैटिस आप लोगों को मिल ही गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई है ऑब्वियसली। सबसे जो ज़्यादा अफेक्ट हुई है चीज़ वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अब एक्सिस बदल गई है, एक एक्सिस एक्स्ट्रा आ गई है इसके जीवन में। तो इसी पे पहले बात कर लेते हैं। किसी एक पार्टिकल से सोचिए, इस वाले पार्टिकल से हम ले लेते हैं, इस वाले पार्टिकल से ये एक्स एक्सिस में आपको ए डिस्टेंस मिल रही है, वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस मिल रही है, लेकिन एक और डिस्टेंस में मिल रही है सी डिस्टेंस इन जेड एक्सिस। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे एक एंगल दिखाई दे रहा होगा, ए के सामने अल्फ़ा, बी के सामने बीटा। ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डिटेल में जस्ट आगे वाले पार्ट में कंप्लीट डिटेल में आने वाला है। तो जब आप 3D में जाओगे तो 3D में ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा इतने टोटल 6 पैरामीटर्स हो जाते हैं। जब आप 3D में जाओगे तो आप लोगों को टोटल कितने दिखेंगे, 6 पैरामीटर्स दिखने वाले हैं ऑफ यूनिट सेल इन 3D। जब आप 3D में जाओगे तो पैरामीटर 6 हो जाएंगे। ए बी सी आर लेंथ, अल्फा बीटा गामा आर प्लेन एंगल्स। ऐसी लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी सेम रहेगा। अब आप लोगों को यूनिट सेल कौन सा दिख रहा है, तो आप ये कहेंगे अब आप लोगों का यूनिट सेल जो है ये है एक क्यूब जो कि रिपीट हो रहा है 3D में, ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ भी रिपीट करोगे आपको सेम यूनिट सेल मिलने वाला है। कुल मिला के आप लोगों को एक बात समझ में आई कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल। तो ओवरऑल कहा जा सकता है क्रिस्टल लैटिस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है 3D में किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें हम पार्टिकल्स को पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक पॉइंट एक लैटिस साइट है, वो उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। उसके लाइंस को ज्वाइन करने से हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलता है। इस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल ही रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल को बनाती है। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहता है कि यूनिट सेल जो है उनके पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, फिक्स्ड रहने चाहिए। इसका मतलब हमारा रियल फोकस जो है यूनिट सेल पे होना चाहिए, हमें बार बार पूरा क्रिस्टल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम लोग एक सिंपल सा यूनिट सेल समझ जाएं तो शायद हम पूरे क्रिस्टल को समझ जाएंगे, क्योंकि यूनिट सेल वो पोर्शन है जो पूरे क्रिस्टल को डिफाइन करता है। इसी के अल्फा बीटा गामा, इसी के ABC पूरे पे अप्लाई होंगे। इस यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। और ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अब हमारा पूरा का पूरा फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए और वह यूनिट सेल। यदि हम यूनिट सेल को सीख गए तो फिर हमें पूरे बड़े बड़े क्रिस्टल लैटिस समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले यूनिट सेल को समझते हैं 2D एंड 3D में।
रियली क्रिस्टल 2D नहीं होते, लेकिन अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए यदि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करने हैं, एक प्रॉपर थीम क्रिएट करनी है आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को 2D एंड 3D में दोनों में समझना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2D एंड 3D क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। तो चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 2D यूनिट सेल्स। जब आप 2D क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो यूनिट सेल भी कैसे होंगे 2D। हम लोगों ने पढ़ा था कि 2D में सिर्फ पैरामीटर्स क्या होते हैं, A, B, ये तो होते हैं एक्सियल लेंथ, और इसके अलावा हमारे पास होता है एक थीटा एंगल। तो थीटा एंगल ये इतना ही बेसिस है। इस बेसिस पे टोटल 5 टाइप के 2D यूनिट सेल्स पॉसिबल है। और वेरी फर्स्ट अपना जो है वो है स्क्वायर यूनिट सेल। नाम से ही लग रहा है, यहाँ नाम से पता चल जाएगा। स्क्वायर का मतलब है A = B एंड थीटा = 90 डिग्री। ये है A लेंथ, ये है B लेंथ और ये है थीटा। तो यहाँ होगा A = B, थीटा = कितना होगा 90 डिग्री। स्क्वायर के अलावा आप लोग ले सकते हो रेक्टेंगुलर। स्क्वायर के अलावा नेक्स्ट होगा अपना रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर जो है इसमें आप लोगों को पता है एक रेक्टेंगल बनाते टाइम हम एक लेंथ को क्या कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब A = B आप लोगों को करना है। और थीटा वही रहेगा 90 डिग्री। तो A = B, थीटा = 90 डिग्री। ऐसे ही थर्ड हमारा जो टाइप पॉसिबल है ये आप ले लीजिए रोम्बिक। रोम्बिक में हमें क्या करना है, स्क्वायर को ज़रा टेढ़ा कर देना है। स्क्वायर को टेढ़ा करने का मतलब थीटा नोट इक्वल टू 90 डिग्री बट A जस्ट इक्वल टू B। कुछ नहीं करना, स्क्वायर को टेढ़ा कर दीजिए, A जस्ट इक्वल टू B बट थीटा नोट इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ अपना हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा मेरे प्यारों, पैरेललोग्राम मतलब इस रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है ये इस तरह से, वो कुरकुरे वाला एड जो है उसमें आता है ये, तो आप और ज़्यादा मत सोचना। तो A एंड B, इसमें A एंड B डिफरेंट होते हैं, थीटा नोट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो A नोट इक्वल टू B, थीटा नोट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अंतिम होता है अपना हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब है प्यारों इस तरह से एक हेक्सागोनल आप लोग बना लीजिए, हेक्सागन। और हेक्सागन जो है ये इस तरह का है, ये अपना सेंट्रल एटम है, इसमें एंगल होता है 60 डिग्री, A = होता है B, थीटा होता है 60 डिग्री। कुल मिला के सिर्फ इतने से पैरामीटर पे A, B एंड थीटा पे बेसिस पे हमने 5 टाइप के यूनिट सेल बना दिए। सब बहुत सिंपल है। स्क्वायर को टेढ़ा करोगे तो रोम्बिक, पैरेललोग्राम को टेढ़ा करोगे तो रेक्टेंगुलर को टेढ़ा करोगे तो पैरेललोग्राम, हेक्सागोनल हम पहले से ही जानते हैं। तो 2D क्लासिफिकेशन तो आसान रहा। अब चलते हैं 3D क्लासिफिकेशन की ओर कि 3D में यूनिट सेल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। 3D में क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, इस बेसिस पे हम 2 तरह के यूनिट सेल मानते हैं। एक हम मानते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इन्हें प्यार से प्रिमिटिव या सिंपल कह सकते हो। दूसरे टाइप के जो हैं वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव को हम प्यार से सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। नाम से लगा रहा है कि प्रिमिटिव का मतलब है कि बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि नॉन प्रिमिटिव का मतलब है बेसिक के अलावा भी और कहीं जगहों पे पार्टिकल होंगे। तो इस वाले केस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। अब आप कहोगे बोले कॉर्नर्स पे क्यों भैया, तो देखो किसी भी यूनिट सेल को बनाओगे, एक कोई भी यूनिट सेल आप बना लो, जितने भी टाइप के पॉसिबल हों, सभी यूनिट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को यही मिलने वाला है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ABC अल्फ़ा बीटा गामा चेंज कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ दुनियादारी है नहीं। तो जब बेसिक यूनिट सेल बनाओगे तो इन लाइंस का तब तक कोई सेंस नहीं है जब तक पार्टिकल नहीं होंगे। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड कॉर्नर्स। तो एटलीस्ट यहाँ तो पार्टिकल्स होने ही पड़ेंगे। तो पार्टिकल्स केवल और केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं।
नॉन प्रिमिटिव का मतलब है पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा भी कहीं न कहीं पाए जाते हैं। इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला हम टाइप कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि आपका जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा इसके बॉडी सेंटर पे भी पाया जाएगा। और बॉडी सेंटर जो है वो प्लेस है जहाँ से बॉडी डायगोनल्स गुजरती है। तो ये बॉडी डायगोनल यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे एक पार्टिकल आप लोगों को श्योर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत डिटेल में आएंगे आगे, बार बार इनको बनाएंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। मतलब पार्टिकल कितने कहाँ होते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होता है, ETC ये सारी बातें समय के साथ मिल जाएगी। अभी तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि टाइप कितने पॉसिबल हैं। फेस सेंटर्ड का सीधा सा मतलब है, इस बार आप एक यूनिट सेल जो बना रहे हैं इसमें कॉर्नर पे तो पार्टिकल परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे, वो तो प्रिमिटिव है, सबसे पुराना टाइप है, सबसे बेसिक टाइप है, तो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कॉर्नर्स के अलावा भी पार्टिकल्स होंगे कहाँ पे, फेस सेंटर्स पे। तो इस तरह से आप फेस सेंटर्स बना लीजिए और ये 6 फेस सेंटर होते हैं, हर एक जगह पार्टिकल मिलेगा। अंतिम टाइप है अपना एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है, एक तरह से आप यूँ मान लीजिए अपोजिट फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल होते हैं, एक्सेप्ट कॉर्नर के अलावा, एक्सेप्ट नहीं सॉरी अदर देन कॉर्नर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे, इसके अलावा पार्टिकल्स कहाँ होंगे मेरे प्यारों, ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स पे, या आप कह सकते हो अपोजिट फेस सेंटर्स पे। इतने ही टाइप होते हैं, टोटल 4 टाइप होते हैं। अब आप में से किसी के मन में ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि एक आपने बताया नहीं, एज सेंटर्ड भी होता होगा। एज सेंटर्ड क्यों नहीं बताया गया हमें, तो भैया बता देते हैं एज सेंटर्ड। ये देखो आप लोग एक एज सेंटर्ड बना लीजिए, क्योंकि हमारे यूनिट सेल में बहुत सारे एजेज होते हैं, तो एजेज के सेंटर पे आप लोग पार्टिकल रख के देख लीजिएगा, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आप क्या गलत सोच रहे हो। होता नहीं है एज सेंटर्ड में, आप लोगों को बता दूं, होते तो यही है जो आप लोगों को दिख रहे हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव 3 तरह के होते हैं। अब देखिए मैंने एक बनाया और मैंने क्या किया, एजेज पे पार्टिकल को लगा दिया एज सेंटर्स पे। अब आप इसे समझने की कोशिश करिए प्यारों कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको देखिए, यदि आप बुद्धिमान हो तो आप लोगों को दिख रहा है कि देयर आर 2 यूनिट सेल्स। हमने 2 यूनिट सेल को इकट्ठे ही बनाया है, इसका मतलब इसी यूनिट सेल को 2 बार बना दिए, इसको ज्वाइन करके बढ़ा दो, एक और बन जाएगा। तो हमें 2 और 4 ऐसे कंबाइन करके थोड़ी देखनी है, हमें तो सिंगल यूनिट सेल देखनी है। तो प्यारों एज सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होते। पार्टिकल की लोकेशन के बेसिस पे टोटल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें 3 प्रिमिटिव हैं और 3 नॉन प्रिमिटिव। तो चलिए सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ यूनिट सेल। मेजर ऑफ यूनिट सेल मतलब वही पैरामीटर्स यूनिट सेल के। आप ये मानिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं जेड एक्सिस। तो यहाँ हम यूँ मान लेते हैं ये पार्टिकल के डिस्टेंस यहाँ पे है ए, यहाँ पे पार्टिकल के डिस्टेंस एट वाई एक्सिस है बी और जेड एक्सिस पे पार्टिकल डिस्टेंस है सी। ठीक, फिक्स रखिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ए बी सी। तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगी ए बी सी, इस तरह से एक्स पे ए, वाई पे बी, जेड पे सी। क्या करिए, ए के जस्ट सामने का एंगल मतलब एंगल बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, इसे लीजिए अल्फा। बी के जस्ट सामने का एंगल मतलब एक्स एंड जेड एक्सिस, इसे लीजिए बीटा। और सी के जस्ट सामने का एंगल मतलब बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, इसे ले लीजिए गामा। तो देयर आर ए बी सी, दीज 3 आर एक्सियल लेंथ and alpha, beta, gamma are angles between these axes। ठीक, इनके बेसिस पे, इस बेसिस पे टोटल 7 टाइप के, इस बेसिस पे सेकंड बेसिस पे टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि 2D में 5 टाइप के होते हैं, तो इसमें 2 और बढ़ जाते हैं। ये 7 टाइप जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
इस बेसिस पे, ये सेकंड वाले बेसिस पे, तो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरम्बिक रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक। ये टोटल 7 टाइप के तो इस पे हो गए। इस पे हमने पढ़े थे टोटल 4 टाइप्स, इसमें हमने कितने पढ़े थे? टोटल 4 टाइप्स। तो 4 और 7 देखने पे लगता है टोटल 11 टाइप के होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 11 टाइप के नहीं होते। यदि दोनों बेसिस को एक साथ कंबाइन करके देखा जाए तो रियली हमारी दुनिया में 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, और इन 14 टाइप से हम पूरी दुनिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हमारी दुनिया में हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं ब्रेविस क्लासिफिकेशन। तो अब हम इन दोनों को मतलब मैंने बता दिया, इसके बेसिस पे 4 टाइप के होंगे, इसके बेसिस पे टोटल 7 टाइप के होंगे। अब दोनों को मिलाकर हमारी दुनिया के मैक्सिमम पॉसिबल कितने क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल होना पॉसिबल हैं? ये है 14। वो 14 टाइप कैसे होते हैं जरा देखते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेविस क्लासिफिकेशन मतलब दोनों बेसिस पे टोटल 14 टाइप्स होते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स के या यूनिट सेल्स के। ये कैसे कैसे होते हैं? तो वेरी फर्स्ट से शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट सिस्टम इज क्यूबिक सिस्टम वेयर A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे प्यारों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मतलब ये जो लिखा रहा हूँ, ये कंप्लीटली क्या है, एक ट्रिक है, और इस ट्रिक को यदि आप फॉलो करोगे तो आपको यूँ लर्न हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह के पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबिक को प्यार से SC कहते हैं। दूसरा अपना होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम BCC कहते हैं। और थर्ड टाइप होता है अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है ये अपना कहलाता है FCC। तो ये है पहला सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। मतलब इसमें ABC तीनों लेंथ क्या होगी? सेम होगी। इसमें जो है एंगल सारे के सारे क्या होंगे? 90 होंगे। और इसमें तीनों तरह की पॉसिबिलिटी, इसमें प्रिमिटिव हो सकती है, जिसमें बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, इसमें फेस सेंटर्ड हो सकती है। दूसरा हमारा जो है वो है टेट्रागोनल मतलब A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। कुछ नहीं, एक लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये क्यूबॉइड टाइप का हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री रहेंगे। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव टेट्रागोनल, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। थर्ड टाइप है अपना ऑर्थोरम्बिक, है ना। इसे प्यार से सिंपली रोम्बिक भी कह सकते हो, सिंपल रोम्बिक भी कह सकते हो। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मतलब इसकी लेंथ हर तरफ से चेंज हो जाएगी, बट एंगल अभी भी क्या रहेंगे? 90 डिग्री रहेंगे। इसमें 4 टाइप होते हैं प्यारों। इसमें प्रिमिटिव भी होता है, इसमें बॉडी सेंटर्ड भी होता है, इसमें फेस सेंटर्ड भी होता है, और इसमें एंड सेंटर्ड भी होता है। मतलब इसमें सारे इकट्ठे ही पाए जाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में पूछे भैया बताओ ऐसी यूनिट सेल, ऐसा सिस्टम जिसमें सारे टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हों, तो हम कहेंगे भैया वो ऑर्थोरम्बिक है। नेक्स्ट है अपना रोम्बोहेड्रल को प्यार से ट्राइगोनल भी कहते हैं। यहाँ A इक्वल टू B इक्वल टू C, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल सेम होते हैं, लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें सिंपली प्रिमिटिव टाइप पाया जाता है। इसमें सिंपली एक ही टाइप होता है, वो होता है प्रिमिटिव। ऐसे ही हम बात करें, नेक्स्ट अपना टाइप है हेक्सागोनल मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू
सी में नॉट इक्वल टू सी कर दीजिए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा जस्ट इक्वल टू 120 डिग्री। केवल और केवल प्रीमिटिव टाइप इसमें पाया जाता है। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट अपना जो है वो होगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप लोगों का ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें दो तरह के होते हैं, प्रीमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। दो ही तरह के इसमें पाए जाते हैं, प्रीमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। और अंतिम जो हमारा है वो है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में कुछ भी सेम नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। केवल और केवल प्रीमिटिव इसमें पाया जाता है। अब यार ये इतना कैसे रटा होगा यार मैंने, है ना? तो आप भी रट सकते हो बहुत आसानी से। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम तो IITian है, हम तो रटते नहीं चीज़ों को। भैया देखो, ऐसा है जहाँ डेटा आता है वहाँ रटना पड़ता है, और नहीं रटोगे तो एग्ज़ाम में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप लोग चीज़ों को। हाँ, या तो आप लोगों की टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर है, आपकी जियोमेट्री इतनी अच्छी है कि आप नेम से बाई नेम जानते हो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आप लोग बाई नेम इनको नहीं जानते हो, तो मैं आप लोगों को एक बड़ी प्यारी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से ये लर्न हो जाएगा। मैंने कैसे लर्न कर रखा है, CT और HMT। मेरे पास एक कोड वर्ड है CT और HMT। मैं इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करता हूँ। सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइडल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, खत्म। इसका बेनिफिट क्या है, यदि आप देखोगे तो एक सीक्वेंस है, पहले सब इक्वल है, फिर एक नॉट इक्वल, फिर दोनों नॉट इक्वल, फिर ये रिपीट होता है, फिर यही सेम रिपीट होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही सेम रिपीट होता है। लास्ट वाला तो सबको ऐसे ही याद रखना है। ट्राइक्लिनिक क्या होता है, मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है भैया कौन, ट्राइक्लिनिक। तो इसमें तो कुछ भी इक्वल नहीं होता वैसे भी। अल्फा बीटा गामा तीनों शुरू में पूरे के पूरे सेम रहते हैं, नो चेंज, लेकिन बाद में एक चेंज करना है। हेक्सागोनल आपको पर्सनली याद रहता है, और ये दो हो गए। ये मोस्ट एसिमेट्रिक के वैसे याद रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मोनोक्लिक थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा। ये भी मैंने ऐसे लर्न कर रखी है, 3 टाइप हैं, ये 2 टाइप है, ये 4 टाइप है, ये 1 टाइप है, ये 1 टाइप है, ये 2 टाइप है, ये 1 टाइप है। तो इसको मिला के एक कोड वर्ड बना लो, 3 2 4 1 1 2 1 LOG। याद रखना, यहाँ बॉडी सेंटर्ड होता है और मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर्ड होता है। इस तरह से आप लोग इस टेबल को अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये बहुत सरल टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। भैया बताओ मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है, कोई पूछे मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है तो हम बता देंगे ना। मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक है। मोस्ट एसिमेट्रिक कौन है, ट्राइक्लिनिक। जिसमें ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल पाए जाते हों वो कौन है, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। कुल मिला के ये था ब्रेविस क्लासिफिकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज की क्लास में जो पढ़ा, इंट्रोडक्शन से लेकर ब्रेविस क्लासिफिकेशन तक। अगली क्लास से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे अगली क्लासेज में, क्योंकि टॉपिक जो है वो अब बहुत ब्रॉड और बहुत डिटेल में आएगा। हम क्रिस्टल के अंदर घुसने वाले हैं अगली क्लास में, और वहाँ जाके हम सारे टाइप के लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। ऐसी चीज़ें हम करने वाले हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 1 2 थर्ड डिस्टेंस कितना है, फोर्थ डिस्टेंस कितना है, फोर्थ नियरेस्ट नंबर कितना है। ऐसी मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए। यदि आप लोगों को मज़ा आया, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, तो अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हमारी इस फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हों। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जितना ज़्यादा मोटिवेशन उतना ज़्यादा सब मज़ेदार रहेगा। एक और बात, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो इतने दिनों से, तो आप लोगों को आइडिया होगा लॉकडाउन में खासकर, तो यूट्यूब के ड्रॉबैक्स क्या हैं, मुझे किन ड्रॉबैक्स पे ओवरकम करना है। आप लोगों ने ऐसा क्या फील किया कि ये वाली चीज़ सर यहाँ नहीं मिल पाई, मज़ा नहीं आया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये वाली चीज़ें जो है वो हमें नहीं मिल पा रही है, ताकि मैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प कर सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम अभी आगे हो सकते हैं, तो आप लोग जो है वेल प्रिपेयर कर सकें, ताकि आप लोगों को मैं मैक्सिमम हेल्प कर सकूं। इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, अपनी फेसबुक वॉल पे लगाइए एक प्यारे से पिक, और लोगों को बताइए कि हाँ आप लोग केमिस्ट्री अब यहाँ पे केमिस्ट्री व्लॉग्स फैमिली में पढ़ सकते हो। देन थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।